थाने सेंटर, ये बताओ लास्ट क्लास में मैंने कहाँ पे खत्म किया था? थाने सेंटर, नोटबुक निकालो और बताओ मुझे लास्ट मैंने कहाँ पे खत्म किया था? सर रिवर्सिबल सर एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक। सर हम नीचे वाले बैच में थे। हाँ वो ज्यादा नहीं था, एक ही लाइन कर रही। चलिए हमने रिवर्सिबल किया था। अरे हम नीचे वाले बैच में थे। बस अब ध्यान से कोड पे देखो। देखिए अगर आपका नहीं हुआ था कोई बात नहीं, आप मैं अभी दिखा दूंगा, सिर्फ बोर्ड पे देखो। देखिए लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया गया था एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में और एंडोथर्मिक। कोई बात नहीं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन है इन विच नेट एनर्जी इज रिलीज्ड। नेट एनर्जी इज रिलीज्ड, नेट सिर्फ एनर्जी रिलीज नहीं, नेट एनर्जी इज रिलीज। एंड एंडोथर्मिक में नेट एनर्जी इज एब्सॉर्ब। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम एक्सोथर्मिक में बोलते हैं ऑल combination and combustion reaction। जितनी भी रिएक्शंस आपकी कॉम्बिनेशन और कंबशन होंगी वो सारी कैसे होंगी? आपकी एक्सोथर्मिक, एक्सेप्ट कंबशन ऑफ नाइट्रोजन। ये बात हमेशा ध्यान रखना। अगर एग्जाम में आपको ये पहचानना पड़े, यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, कहाँ पे? थर्मोडायनामिक्स में। और नेक्स्ट एक चैप्टर आएगा आपका केमिकल इक्विलिब्रियम, वहां आपको पहचानना पड़ेगा कि गिवन रिएक्शन आपकी एक्सो है या आपकी वो एंडो। तो हमें ध्यान रखना कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसी है, कंबशन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन और कंबशन रिएक्शन कैसा है आपका? एक्सोथर्मिक। जैसे मैंने मान लीजिए आपके सामने रिएक्शन दिया A + B गिव्स C, ये कैसी रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन। A और B मिलकर क्या बना रहे हैं? C। या आप ये भी कह सकते हो कि जिस रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज कर रहे हैं। ये वाला पार्ट हमें बताना था केमिकल इक्विलिब्रियम में, पर यहाँ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि थर्मोडायनामिक्स में भी कहीं कहीं जरूरत पड़ेगी आपको इस बात। केमिकल इक्विलिब्रियम में एक बार फिर डिस्कस कर लेंगे इसको, पर यहाँ पे इतना पता होना चाहिए कि जिसमें नंबर ऑफ मोल क्या कर रहे हैं? डिक्रीज। मतलब कैसी रिएक्शन हुई होगी? कॉम्बिनेशन। और अगर हम इसे ऐसे कहते हैं P = Q + R, ये कैसी रिएक्शन है आपकी? डिसोसिएशन रिएक्शन, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। और अगर मैं आपसे ये बोलता कि A + B gives C + D, अब आप कुछ नहीं बोल सकते कि कॉम्बिनेशन है या ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। पर ऐसे केस में वो एग्जाम में मेंशन करेगा कि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या वो एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर हुआ? एक एग्जांपल हम लोग और देके देखते हैं, आपको बताइएगा। मैटर तो एक ही होता है, दोबारा समझो। मैटर तो इतना ही होता है ना, मोल बढ़ता है नहीं, पता क्या होता है, समझो इस इक्वेशन समझो। नाइट्रोजन + हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया। मान लीजिए आपके सामने ये रिएक्शन, तो सबको दिख रहा है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन। तो ये कैसी होगी आपकी? एक्सोथर्मिक। कैसी रिएक्शन होगी आपकी? एक्सोथर्मिक। बट अभी मैं आपसे बोलता हूँ अमोनिया गिव्स N2 + 3H2, अब ये कैसी होगी? एंडोथर्मिक। तो आप ऐसे इस पर स्टोइशियोमेट्री 1 + 3 कितना हो गया? 4। ये कितना है? 2। 4 मोल से कितने मोल हो रहे हैं? 2। मतलब नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं, मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये क्या होगी आपकी? एक्सोथर्मिक। समझ में आया कि नहीं? ठीक है। अब इसका कैसा होता है, मान लो ये कोई रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक है, ये बात मैं आपको अभी समझाऊंगा ऐसा क्यों होता है। A + B gives C + 40 किलोजूल, या तो वो इसको ऐसे लिखेगा, ठीक है, इसका हाँ हाँ कुछ भी डाल, ट्रायंगल डाल देगा, या आप उसको ऐसे लिख सकते हैं A + B - 40 जूल गिव्स C। बात नहीं, बोर्ड पे देखो। तो इसका मतलब है इन दोनों प्रोसेस में ΔH क्या है आपका? -40 किलोजूल, क्योंकि उसने बताया एक IUPAC कन्वेंशन दिया। तो क्या था? IUPAC कन्वेंशन था कि हीट absorbed by the system, पॉजिटिव होना चाहिए। हीट absorbed by the system पॉजिटिव। हीट
रिलीज्ड बाय द सिस्टम, क्या होगा आपका? नेगेटिव। तो मैंने इस क्वेश्चन में आपने देखिए मैंने क्या किया है, ये दो तरीके हैं। आपको बस एक साइड लिखना है, अगर हीट प्रोडक्ट के साइड ऐड हो रही है इसका मतलब क्या हो रहा है? रिलीज हो रही है। वो इन दोनों तरीके से आपको एग्जाम में लिख के देगा, तो आप कैसे पहचानोगे वो कैसी एक्सो है? इन दोनों तरीके से। समझ में आया क्या? अगर मैं यही केस यहाँ पे दिखाना चाहूँ किस जगह पे, आप यहाँ देख लीजिए इस केस को, यहाँ पे मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा इसे? P प्लस 40 किलो जूल या फिर P gives Q प्लस R माइनस 40। क्या मतलब है इसका? देखो रिएक्टेंट की तरफ से मतलब हीट क्या हुई होगी? एब्सॉर्ब, मतलब नेट डेल H इज इक्वल टू डेल H, मतलब ये हीट दे रहा हूँ मैं। आप इसको ऐसे लिखना, बल्कि ज़्यादा अच्छा लिखा जाएगा, इसे ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम, कितना लिखोगे आप? माइनस 40, और यहाँ पे क्या लिखोगे आप? अब ये जो मैंने प्लस माइनस लगाया है ये साइन कन्वेंशन है। क्या है ये आपका? साइन कन्वेंशन। होता क्या है, एक और चीज समझ लो छोटी सी, जैसे आपने एंडोथर्मिक लिखा तो A gives P gives Q plus R। कोई भी रिएक्शन होगा, हर रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब भी होता है और रिलीज भी होता है, पर अगर ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब हो रही है और कम हीट रिलीज हो रही है। समझ में आया कि नहीं? तो IUPAC कन्वेंशन ही ऐसा है कि अगर हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम कैसा होगा? पॉजिटिव। वो क्या इंडिकेट करेगा? अगर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव है तो एक्सो, पॉजिटिव है तो। किसी को कोई भी डाउट है तो पूछो मुझसे। समझ में आया? सर हाँ बोलो। कॉम्बिनेशन ऑफ N2 या कंबशन ऑफ N2 वो एंडोथर्मिक कैसे हुआ? बिल्कुल, देखिए कंबशन ऑफ नाइट्रोजन ही सिर्फ आपका एक्सोथर्मिक होता है, एंडोथर्मिक होता है। रीजन देखो, सोचो इनर्ट गैस कौन कौन सी होती है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। पर ऐसा पढ़ोगे आप केमिकल इक्विलिब्रियम, ये जो कॉन्सेप्ट है ना कंबशन, ये कंबशन ऑफ नाइट्रोजन का जो कॉन्सेप्ट है ये मेरे को पढ़ाना होगा आपको केमिकल इक्विलिब्रियम पे। पर यहाँ मैं समझा देता हूँ लॉजिकली। कहते हैं कि अगर नाइट्रोजन का आप कंबशन करोगे तो रिएक्शन कुछ ये होगी, N2 plus O2 gives 2NO। और ये बात आप लोग सब जानते ही हो कि जो भी हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है कितनी है? 78%, और ऑक्सीजन कितना है? 22 अप्रॉक्स। तो अभी आप ये सोचो कि वो 21-22% जो ऑक्सीजन है चाहे तो आपस में कंबाइन भी हो सकते हैं, पर वो कंबाइन नहीं करते, क्योंकि इन केस ऑफ कंबशन ऑफ नाइट्रोजन a certain amount of energy is required to dissociate the triple bond of nitrogen। ठीक है, ये एक्सेप्शनल केस है। हाँ, मोल से मतलब नहीं होता है। एक बार बताऊं मैं आपको, जब इसके बीच का बॉन्ड डिसोसिएट करेगा, इसके बीच का बॉन्ड डिसोसिएट करेगा, तभी तो ये आपस में कंबाइन करेंगे। तो दो चीज हो रही है यहाँ पे, पहले हो रहा है डिसोसिएशन, फिर क्या हो रहा है? कॉम्बिनेशन। तो इसके डिसोसिएशन में ही बहुत ज्यादा एनर्जी लग जाती है कॉम्बिनेशन से पहले, कंबाइन करने तक देनी पड़ती है एनर्जी। बिल्कुल, इसलिए आप सर कंबस सर तो फिर अगर ऐसा कोई एलिमेंट हुआ जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है, सिर्फ यही एक्सेप्शन है बस। सर और कोई हर कंबशन में सिर्फ यही एक एग्जांपल है और कोई एग्जांपल नहीं है। सर बट अगर कोई बोल भी देता है तो हाइपोथेटिकल है। ओनली कंबशन ऑफ नाइट्रोजन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और बात भी सही है, सोचो अगर ये एंडोथर्मिक ना हो, एंडोथर्मिक, अगर ये एंडोथर्मिक ना हो तो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन, जब बारिश होगी, सोचो रेनफॉल होगा, तो नाइट्रोजन क्या करेगा? NO बना देगा। NO फिर किससे कंबाइन होगा? ऑक्सीजन क्या बना देगा? NO2 कंबाइन होगा वाटर के साथ, और बारिश में नहाने का मजा आ जाएगा। समझ लो, तो अच्छा है कि इसको इनर्ट ही रहने दो, नाइट्रोजन को इनर्ट ही है। अब कहोगे ऐसे कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं? सिर्फ नाइट्रोजन। दूसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, क्यों सर नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ तो एंडोथर्मिक है, हाइड्रोजन के साथ तो नहीं है वो? ठीक है, हाइड्रोजन के साथ तो कंबशन नहीं कर रहा है, बॉन्ड डिसोसिएट में ज्यादा एनर्जी विद कंबाइंड ऑक्सीजन। ऐसी होता है वाटर की रिएक्शन, H2 plus O2 की वाटर, ये कोई इतना इजी रिएक्शन नहीं होती है।
पर जब होती है तो बहुत हाईली एक्सोथर्मिक होती है। H2 प्लस O2 की जो रिएक्शन होती है वो बहुत हाईली एक्सोथर्मिक होती है रिएक्शन। पर ये नहीं कि आपने कंबाइन कर दिया, अगर इतना इजी होता तो मैं डेली हवा में हाइड्रोजन छोड़ता बारिश कर देता। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बहुत टफ रिएक्शन है। तो अगर आपको इस कॉन्सेप्ट में जाना है तो भाई ये एक्सेप्शन केस है। रीजन बता दिया मैंने आपको, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। मैं लिखवा दूंगा आपको इसको, ठीक है? सर हाँ बोलो। सर आपने जो राइट साइड में सबसे बॉटम में जो इक्वेशन लिखा है P gives Q plus R minus 40 joules, हाँ सर वो क्या डिनोट कर रहे हैं? देखिए, डिनोट तो ये कर रहा है सर, डिनोट ये कर रहा है हाँ, कि नेट एनर्जी, हाँ समझाता हूँ मैं आपकी बात, कि 40 किलो जूल एनर्जी आपकी अब्सॉर्ब हो रही है। बट वो आपको एग्जाम में क्वेश्चन में ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता है कंफ्यूज करने के लिए। जो इन शॉर्ट यही बात है, एक ही बात है दोनों की दोनों, वहां लेके चल जाओ या इधर लेके चल जाओ, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए होगा। तो आपको दोनों फॉर्म याद रखनी है हमेशा ये। तो जिन्होंने डेफिनेशन नहीं लिखी वो लिख लो एक्सोथर्मिक में द प्रोसेस। तो आप लोगों को सर, पहले बनाना पड़ेगा। किसमें अभी? सर नहीं बनाया। हाँ बना, उन्होंने नहीं बनाया अभी तक। हाँ सर आपने उधर एंडोथर्मिक सर। लिखा यहाँ पे नहीं एनो ये एक्सेप्शन है। कंबशन नाइट्रोजन एंडोथर्मिक होता है, सारे कंबशन आपके एक्सो हैं, बट कंबशन ऑफ नाइट्रोजन इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। सर तो फिर जब N2 H2 से कंबाइन करता है तब एंडोथर्मिक क्यों नहीं होता? वही मैंने इसलिए बोला, सर क्योंकि तभी भी तो ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने आपको बोला कि वो कंबशन करना है, इसलिए मैंने बोला कि उसको एक्सपेरिमेंटली बोलो। एक्सेप्शन है वो। हाँ आता हूँ, मैं अभी आता हूँ। वो एक्सेप्शन है बेसिकली। आप कंबशन कर रहे हो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के लिए, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन is always inert in nature, but when you pass electric discharge it becomes active nitrogen। लाइटनिंग पड़ा था। लाइटनिंग में जो होता है तो ऑक्सीजन के अंदर कंबशन करने में वो ज्यादा टाइम लगता रहता है। सर लेकिन फिर हाइड्रोजन के लिए भी तो वो करना पड़ेगा ना। नहीं, हाइड्रोजन का बॉन्ड होता क्या है, म्यूचुअली क्या होता है, नाइट्रोजन कंबशन अलग है, वो तुम हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहे हो, दोनों के लिए कंडीशन अलग अलग रिक्वायरमेंट होगी ना, एक अलग रिएक्शन होगी, अलग रिएक्शन होगी। आप सीधा याद रखो एक्सेप्शन है, इतना डिटेल मत जाओ, वो सर कंफ्यूज तो बट ऐसा क्योंकि और कोई भी ट्रिपल बॉन्ड में ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ इसमें एक्सेप्शन। एक्सेप्शन ऐसे क्वेश्चन की वैल्यूज निकाली जाती है प्रॉपर एकदम। किसका डाउट था पूछो अभी? सर अगर कंबशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो उसे इग्निशन टेम्परेचर क्यों देना पड़ता है? तो फाइनल एनर्जी ज्यादा जितनी होता है ना। देखो यार, हर मैंने आपको ये बात बहुत पहले ही बोल दी थी कि हर प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब भी होती है और रिलीज भी होती है, हर प्रोसेस के अंदर। अब ज्यादा एब्जॉर्ब या ज्यादा रिलीज, अगर ज्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है तो एंडोथर्मिक, ज्यादा रिलीज कर रहा है तो एक्सो। इसलिए आप लोग पता है डेफिनेशन क्या बोलते हो, इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट इज रिलीज्ड। गलत, नेट हीट इज रिलीज्ड। आपकी नेट एनर्जी रिलीज होगी बिना हीट दिए। तो भाई जब तक रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल डिसोसिएट नहीं करेगा उसके बाद तो कंबाइन करेगा। समझ में आया कि नहीं आया? इसका और डिटेल आएगा एक्सो एंडो का आपका केमिकली, यहाँ के लिए ये बहुत ज्यादा है, पर फिर भी लिख लो इसको। जिन्होंने नहीं लिखा एक्सो में लिखो द रिएक्शन इन विच नेट हीट इज रिलीज्ड या नेट एनर्जी इज रिलीज्ड, और ये सब लिख दीजिए। सर मुझे रिवर्सिबल इरिवर्सिबल में भी डाउट था। हाँ, मैं अभी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल पे डेरिवेशन कराऊंगा, तब आपको अच्छे से समझाऊंगा रिवर्सिबल इरिवर्सिबल। अभी मैं इसके बाद उसी पे आऊंगा डायरेक्ट। नेट हीट या नेट एनर्जी इज रिलीज्ड, और ये सब लिख दीजिएगा। ऑल कंबशन एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर। सर हाँ बोलिए। सर नाइट्रोजन की जगह अगर फास्फोरस की हम बात करें तो फास्फोरस भी क्यों होगा एक्सेप्शन? यार नहीं, अभी आप सिर्फ ये बात ध्यान रखो, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक में आप किसी भी रिएक्शन में सिर्फ आपको पढ़ना है नाइट्रोजन का। जो हमें पढ़ाया गया है कि हर किसी का, ऐसे तो बहुत सारे एलिमेंट होंगे जो हमें नहीं पता होंगे, बट फिलहाल आप अपने माइंड में ये रखो कि सिर्फ नाइट्रोजन का कंबशन एक्सोथर्मिक इन रिएक्शन होता है। एग्जाम में वैसे तो वो मेंशन करता है ये बात कि वो एक्सो है या एंडो है, पर कभी कभी अगर नहीं देता तो मैंने उसका तरीका बताया आपको कि आप ऐसे करेंगे। सिर्फ नाइट्रोजन का कंबशन आपका एक्सो होता है। एक एग्जांपल आप ये भी दे सकते हो कि जब भी आप किसी आयनिक कंपाउंड को पानी में डिसॉल्व करोगे तो आपको, जैसे मान लो NaCl को पानी में डिसॉल्व करना है, तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, हीट देनी पड़ेगी। बट कुछ कंपाउंड ऐसे भी होते हैं जो एनर्जी रिलीज करते हैं। एक आयनिक कंपाउंड को, सॉलिड को पानी में डिसॉल्व करना बेसिकली होता है आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस, पर कुछ ऐसे भी होते हैं
जो एक्सोथर्मिक होते हैं। तो ऐसे केस कौन कौन से होते हैं? तो वो सारे डेटा बेस्ड क्वेश्चन होते हैं कि उसको देखा जाता है कि भाई इतना डाला तो डिसॉल्व हुआ, रिलीज हुआ। तो ऐसे ही नाइट्रोजन कंबशन भी एक एक्सेप्शन है जो आपको पता होना चाहिए, लर्न होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लिखिए। हाँ सर आपने कहा कि N2 इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज से एक्टिव बन जाता है ना? बिल्कुल। सर तो बारिश के वक्त लाइटनिंग हो रही होगी तो HNO3 फॉर्म होगा क्या? हाँ यार, पर मतलब वो लाइटनिंग, अगर लाइटनिंग उस लेवल की भी होनी चाहिए। अब थोड़ा बहुत तो, एक बात बोलूं मैं आपको, थोड़ा बहुत तो बारिश का पानी जो होता है यार वो थोड़ा तो एसिडिक होता ही है, थोड़ा तो एसिडिक होता ही है। इसीलिए लोग बोलते भी थे कि लाइटनिंग के टाइम बाहर नहीं जाना चाहिए। कॉन्सेप्ट यही होता था कि लाइटनिंग हो रही है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, अब वो किस उस हाइट पे उतनी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन प्रेजेंट है भी तो 78% का, अब वो इतनी लाइटनिंग नहीं होती यार कि सारा ही कन्वर्ट कर दे 78% को। जिस दिन वो कन्वर्ट कर देगी उस दिन डेफिनेटली बारिश में आपका HNO3 मिलेगा और आप महसूस भी करेंगे। नहीं नाइट्रिक ओके थैंक यू सर। इतने अमाउंट में नहीं बनेगा नाइट्रिक एसिड कि सारा, मतलब इतना नहीं बनेगा। इसलिए तो कभी देखना बाहर तुम कोई भी वेसल रख के देखो तो रस्टिंग हो जाती है उसकी, इसी वजह से होती है रस्टिंग। सर हाँ सर रिलीज को नेगेटिव क्यों लिया? IUPAC कन्वेंशन। ये नेगेटिव क्यों लिया, पॉजिटिव क्यों लिया? ये IUPAC कन्वेंशन है, कोई लॉजिक नहीं है इसका। ये IUPAC कन्वेंशन है, हर बुक के अंदर ये लिखा है। सर हाँ बोलिए। सर आपने कहा कि कंबशन के वक्त जो एनर्जी हम इनपुट देते हैं और वो आउटपुट से कम रहती है, तो वहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं ब्रेक होता? यार देखो, लॉ ऑफ एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन जो होता है उसका मतलब होता है मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। ऐसा तो नहीं, मास कैन एनर्जी सर दोनों का होता है ना कि एनर्जी कैन नॉट बी। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप किसी भी रिएक्शन में जितनी एनर्जी डाल रहे हो उतनी आ जाए। ऐसे तो आइडल प्रोसेस हो गया, कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस होगा ही होगा। वो पढ़ाया जाएगा आपको आगे जाके फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में। वो क्या बोल रहा है कि आप इनपुट एनर्जी कम दे रहे हो तो आपका आउटपुट ज्यादा मिलेगा। हाँ, वो ये कहना चाह रहा है कि नेट एनर्जी कांस्टेंट क्यों नहीं है, बढ़ता क्यों है? नहीं बढ़ता नहीं। ऐसा होता है कि अगर आप किसी भी रिएक्शन के अंदर कोई भी रिएक्शन करा रहे हो, मान लो एंडो करा लिया, तो एंडो का मतलब यही है कि जो नेट एनर्जी होगी वो ज्यादा एब्जॉर्ब होगी आपकी। तो वो रिएक्टेंट्स की वजह से होता है ना, क्योंकि रिएक्टेंट्स के अंदर की एनर्जी हाँ। रिलीज कर जाएंगे। वो यार उस पे से मत जाओ, वो तुम केमिकल काइनेटिक्स से पहुंच गए, उसकी अपनी एनर्जी कितनी है, तुमने बाहर से कितनी ऐड करी। सिर्फ इतनी बात ध्यान रखो कि नेट एनर्जी इज एब्जॉर्ब और नेट एनर्जी इज रिलीज। ऐसा नहीं होता कि एक प्रोसेस के अंदर जितनी एब्जॉर्ब हुई है उतनी रिलीज हो जाए। ऐसे सॉल्यूशन, ऐसे प्रोसेस को आइडियल बोला जाता है। एक आपका एक आगे जाके चैप्टर होगा सॉल्यूशन 12th में, जिसमें आपको बताया जाएगा एक ऐसा आइडियल सॉल्यूशन होता है, उसके अंदर ये बातें आएंगी। तो यहाँ पे सर कोई रोल नहीं है, सिर्फ नेट हीट इज रिलीज और नेट हीट इज एब्जॉर्ब, बस अभी इतना याद रखो सर। और एंडो में लिखना है थैंक यू सर। हाँ, द प्रोसेस इन विच नेट हीट इज एब्जॉर्ब, So नेट एनर्जी और हीट इज एब्जॉर्ब। तो N2 का आप लिखो। सर हाँ बोलो। सर मतलब रिएक्टेंट साइड में जब नेगेटिव साइन आए तो हीट रिलीज करता है सिस्टम, और पॉजिटिव आके रिएक्टेंट साइड में मतलब हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, बस इतना ही ना? हाँ, आप एक बात ध्यान रखो, देखो आप ये वाली फॉर्म याद कर लो, एक मिनट सब ध्यान से देखो। इसमें क्या पता लग रहा है कि रिएक्टेंट के साथ इतनी हीट भी रिलीज हुई है, तो मतलब कैसा हो गया ये एक्सो। यहाँ पे रिएक्टेंट के साथ है मतलब एब्जॉर्ब कर रहा है एंडो। अब इसके बाद तो आप इसको इधर ले जा सकते हो और पहचान सकते हो इस चीज को। लिख देना कंबशन ऑफ नाइट्रोजन इज एंडोथर्मिक इन नेचर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। भाई इतना लिख के छोड़ देना इसे, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। ये अरे सुनिए, ये 40 जूल मैंने ऐसे कोई वैल्यू ले ली है, ये कोई भी वैल्यू ले ली है मैंने, ये भाई हाइपोथेटिकल कोई वैल्यू ले ली है मैंने। इसे आप 50 ले लो, 60 ले लो, x ले लो, कुछ भी ले लो उसको। सब ध्यान से एक बार बोर्ड पे देखो। एक बार बताओ, वर्क डन बाय द सिस्टम। IUPAC कन्वेंशन ने एक बात ये भी बोली कि वर्क डन बाय द सिस्टम इज ऑलवेज नेगेटिव। क्यों है, कैसा है, नहीं, ये IUPAC कन्वेंशन था। और यहाँ पे क्या है आपका पॉजिटिव। कंफ्यूज मत होना इसमें बिल्कुल। लिखो मत, सिर्फ बोर्ड पे देखो। मैंने बोला वर्क डन बाय द सिस्टम, क्या मैं बोल सकता हूँ बाय द सिस्टम को?
ऑन द सराउंडिंग्स, ठीक है। और मैं इसको बोल सकता हूं एक्सपेंशन, एक्सपेंशन ऑफ सिस्टम। हाँ, अगर सिस्टम वर्क डन कर रहा है मतलब पिस्टन ऊपर जा रहा है, सिस्टम ने वर्क किया ना, तो वर्क डन बाय द सिस्टम और वर्क डन ऑन द सराउंडिंग और एक्सपेंशन, बात एक ही है। सेम ऐसे ही वर्क डन ऑन द सिस्टम और बाय द सराउंडिंग्स और सर अगर सिस्टम ने खुद ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो नहीं, सिस्टम अगर हमेशा कनेक्ट करेगा तो विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग ही तो करेगा। तो सराउंडिंग में ऐसा क्या किया, सराउंडिंग ने ऐसा क्या किया जो सिस्टम कंप्रेस कर गया, सराउंडिंग का ज्यादा रहा होगा तभी तो कंप्रेस किया है। इसको देखो, एक चीज ध्यान रखो, कोई भी चीज अपने आप कुछ नहीं होती जब तक आप छेड़खानी ना करो। ये ऐसे है ना पिस्टन, या तो ये ऊपर जाएगा या ये नीचे जाएगा। जब ये ऊपर जा रहा है तो अपने आप थोड़ा ना गया, अंदर से किसने कुछ किया इसके साथ तभी ऊपर गया है। बाहर का प्रेशर। हाँ सर, अगर अंदर से ही नीचे किया तो सर, जैसे अंदर से कुछ करके ऊपर किया अंदर कुछ ऐसा है ही नहीं, जो है ऊपर है। देखो तो गैस में है कि नीचे, मतलब वेसल के अंदर कैसे घुसोगे आप बताओ? ये तो क्लोज है ना, क्लोज वेसल है ना, बाहर पिस्टन है, अंदर से कैसे खींचोगे? अच्छा मतलब बाहर से वैसे को तोड़ना पड़ेगा आपको। नहीं सर मतलब बाहर की कंडीशंस पीवीटी बाहर चेंज करने पर अंदर का कांटेक्ट कर सकता है। बिल्कुल वही बताया मैंने, अभी और एक्सप्लेन करूंगा इसको मैं अच्छे से कैसे होता है। बस ये ध्यान रखो कि वर्क डन बाय द सिस्टम, और आप बोल सकते हो ऑन द सराउंडिंग और एक्सपेंशन। नोट करो ये आईयूपीएससी कन्वेंशन है। सर वर्क डन ऑन द सराउंडिंग में हीट रिलीज होती है क्या? नहीं, अभी देखिए आपने जो बात बोली है कि वर्क डन बाय द सिस्टम में हीट रिलीज होती है, ये बात आप अभी तब तक नहीं बोल सकते हो जब तक आपको ये नहीं पता कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द वर्क डन एंड द हीट। ये बात आप तब बोलोगे जब मैं आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के बाद आपको वर्क डन और हीट का रिलेशन बताऊंगा। तो अभी वर्क डन और हीट को रिलेट मत करो बिल्कुल, उसके बाद आप ये बात क्वेश्चन पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, आया समझ में आपको? सर पर अगर बाहर से हमने गर्मी दी तो बढ़ेगा, तो सिस्टम ने दी। देखिए अभी मतलब मैं आपको जो आप बोल रहे हो ना क्वेश्चन, उसका जवाब बहुत अच्छा है मेरे पास, बट उसके लिए मुझे समझाना पड़ेगा आपको इंटरनल एनर्जी, पर वो आपने पढ़ी नहीं है अभी तक। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं हम लोग आगे। अभी सिर्फ इसमें बताओ कोई डाउट है आपको ठीक है? इस चैप्टर को जितना स्लोली पढ़ोगे ना उतना फायदे में होगा, और जितना फास्ट पढ़ोगे कुछ समझ में नहीं आएगा तुम लोगों को। ये वैसे बीसीए पढ़ रहे हो तो इसको बहुत धीरे धीरे पढ़ना है चैप्टर, नहीं तो बहुत कंफ्यूज करेगा आपको आगे जाकर। इसके बाद के सारे चैप्टर्स बहुत ईजी हैं, देखा डायरेक्ट कर दोगे। केमिकल लेकिन लोगों को टफ लगते हैं, पर सबसे ईजी है। ये चैप्टर थोड़ा सा आपको मतलब धीरे धीरे और उसमें काफ़ी पढ़ना पड़ेगा। और इसमें कहीं भी उल्टा से दिमाग मत लगाओ कि ये पॉजिटिव क्यों नेगेटिव है, सीधा फैक्ट है। जहाँ फैक्ट है भाई आईयूपीएससी कन्वेंशन है बस, और कुछ नहीं लगेगा इसमें। जहाँ दिमाग लगाया तुमने इससे बड़ा चेंज आता है। अभी इसके बाद फर्स्ट और थर्मोडायनामिक्स करोगे ना तो न्यूमेरिकल्स होंगे, उसके अंदर आपने इसे पॉजिटिव ले लिया तो जहाँ आंसर 60 आना चाहिए वहाँ 180 और 120 आ जाएगा। मतलब उल्टा सीधा आंसर आएगा वो, अगर आपने किसी नेगेटिव पॉजिटिव कर दे दिया और हीट का कर दिया। हाँ बिल्कुल चेंज आएगा इसका, इसलिए बहुत जरूरत है इसकी। देखिए अब मैंने आपको ये पढ़ाया वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव। तो आपका एक क्वेश्चन होमवर्क में आज, ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे जो मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए मैंने आपके सामने दो ग्राफ बनाए हैं और दोनों ग्राफ आपको ये बता रहे हैं इनका मतलब एक ही है। ठीक है, इसका मतलब है क्लॉकवाइज इसीलिए और ये ग्राफ है आपके एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब ये ऊपर वाला भी क्लॉकवाइज है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज। तो इन दोनों में कौन सा वर्क डन बाय द सिस्टम है और कौन सा वर्क डन ऑन द सिस्टम?
ये दोनों एक ही बात है, ये दोनों एक ही बात है ना, बस फर्क इतना है कि सर्कल है और ये आपका रेक्टेंगल। सर एंटी क्लॉकवाइज वर्क डन ऑन द सिस्टम है और क्लॉकवाइज वर्क डन बाय द सिस्टम। एंटी क्लॉकवाइज बाय देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो एक मिनट, पहले मेरा क्वेश्चन सुन लो ध्यान से, मेरा क्वेश्चन सुनो पहले ध्यान से। ये दोनों क्लॉकवाइज हैं, ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज हैं, तो इन दोनों का आंसर सेम रहेगा, इन दोनों का सेम रहेगा। तो आप सब मुझे बोलोगे वर्क डन बाय द सिस्टम है, वर्क डन ऑन द सिस्टम है, फिर मैं पूछूंगा क्यों, आप बोलोगे ऐसा होता है। नहीं, एक्सप्लेनेशन चाहिए मुझे इसका। क्लॉकवाइज नेगेटिव होता है। एक एक करके हाँ। Negative convention is for the clockwise. क्यों? It is a convention. It's not a convention. इसलिए मैंने पूछा है क्वेश्चन आपसे। देखिए आप ये बात इन दोनों को देख के तो नहीं कर सकते, इन दोनों को देख के कर सकते हैं। तो कोई बताएगा मुझे खारगा सेंटर में लास्ट सीट पे, बताओ क्या आंसर होगा? ट्राई करो एक बार, ट्राई करो। सर इनमें से कोई भी कंप्लीटली ऑन द सिस्टम या ऑन द सराउंडिंग्स नहीं है। एक बार प्लीज दोबारा बोलो, क्या बोला आपने? सर इनमें से कोई भी कंप्लीटली, अच्छा मतलब कंप्लीटली कोई भी नहीं है बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम। सर हाँ सर कोई भी कंप्लीटली नहीं है। ओके दादा सेंटर आप बोलो। सेकंड सीट पे नहीं, आपको मॉड्यूल में नहीं मिलेगा, नहीं। बताओ जल्दी क्या आंसर होगा सेकंड सीट पे? देखिए समझिए, वो केस में जैसे जैसे आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हो तो प्रेशर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो बेसिकली आप उसका वॉल्यूम बढ़ा रहे हो तो आप उसमें एक एक्सटर्नल चेंज लगा रहे हो। सर नहीं, सर हम ऐसा कर सकते हैं कि प्रेशर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अस, मेरी बात सुनो। वॉल्यूम इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय। वॉल्यूम को फिक्स करने दोनों में तो आप मेरी बात सुनो। प्रेशर तो ये बात आप तब तक नहीं कह सकते हो जब तक आपको वर्क डन के बारे में नहीं पता है। जब तक आपको नहीं पता वर्क डन के बारे में, आप लोग बस हमेशा एक बात ध्यान रखें, सब सुने ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, कि एरिया अंडर पीवी कर्व, एरिया अंडर पीवी कर्व क्या होता है आपका? वर्क डन। अगर आप पीवी कर्व में जो भी एरिया होगा किसी पर, वो क्या होगा उसका, अगर मैं इस एरिया और सर्कल की बात करूं तो क्या होगा? वर्क डन। जब तक आपको ये नहीं पता तब तक आप इस आंसर को नहीं निकाल सकते। अभी मैं आपको एक डेरिवेशन कराने वाला हूं, वर्क डन इन रिवर्सिबल, वर्क डन इन इररिवर्सिबल। उसे कुछ समझ रहा नहीं है। हाँ अभी मैंने नहीं समझाया, सुनो ध्यान से। आपको इसमें ये नहीं पता कि कौन सा वर्क डन बाय द सिस्टम है या कौन सा वर्क डन ऑन द सिस्टम है। अगर गलती से आपने कह दिया कि ये वर्क डन बाय द सिस्टम है, ये ऑन द सिस्टम है, तो आप ये बोलोगे कि कन्वेंशन है। मान लिया आपकी बात, पर मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा कि कैसे है ये, और आपको कैसे पता लगा कि ये वर्क डन बाय द सिस्टम है, ये वर्क डन ऑन द सिस्टम है। तो सुनो एक बात, उसका आपको कब पता लगेगा? जब आप जानते हैं वर्क डन के बारे में कि वर्क डन क्या होता है। अभी मेरी बात सबको समझ में आई? किसका डाउट था अभी ये? अभी ये क्लॉकवाइज वाला होता है वर्क डन बाय द सिस्टम, और एंटी क्लॉकवाइज होता है आपका वर्क डन ऑन द सिस्टम। इस बात को मैं अभी एक डेरिवेशन से प्रूव कर दूंगा कि हाँ ये वर्क डन बाय द सिस्टम है, ये वर्क डन ऑन द सिस्टम। आया सबको समझ में? हाँ वो बात अलग है कि इन दोनों को देख के भी आप बोल सकते हो, पर इन दोनों को देखोगे ना जब आप, तो आप ज्यादा अच्छे से बोल सकते हो कि ये वर्क डन बाय द सिस्टम होता है क्लॉकवाइज वाला। समझ में आया आपको? मैं अभी प्रूव कराऊंगा, इस क्वेश्चन को पहले लिख लो। तो हमको थोड़ा देर सोचने नहीं सोच पाओगे अभी आप इसकी, क्योंकि मैंने भी कराया नहीं डेरिवेशन वाला, अभी कराऊंगा। सर लेकिन इसका एरिया अंडर द ग्राफ इंटीग्रेशन होगा। अभी आप कुछ मत करो, अभी सिर्फ से नोट करो, लिखो इस क्वेश्चन को पहले अभी आप, फिर मैं बताऊंगा आपको कि कैसे वर्क डन बाय द सिस्टम और कैसे वर्क डन ऑन द सिस्टम है। और ये ग्राफ आपको मैं समझाऊंगा कैसे करने हैं आपको। ये ग्राफ आपको समझ में नहीं आ पाएंगे। तो कुछ भी मेरे समझ में नहीं हैं? कुछ भी मेरे समझ में नहीं। ये अभी जब तक मैंने वर्क डन का नहीं कराया कौन सा, तब तक तो आप नहीं समझ पाओगे। सर इसमें ऑर्गन कैसे डिफाइन करते हैं? वो अब सीखना तो साइन कन्वेंशन वाला कैसे किया? तो साइन कन्वेंशन वाले से डायरेक्ट कैसे किया? कौन सा वर्क डन बाय द सिस्टम? यार वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव होता है, ये तो साइन करना IUPAC से। नहीं इसमें कैसे? हाँ ये मेरे को प्रूव करना है, मैं कराऊंगा आपको। उससे मैंने बोला ना, उससे पहले आपको वर्क डन निकालना चाहिए, वर्क डन होता क्या है। देखिए ये क्वेश्चन अभी आप सिर्फ लिख लो, आप मत करना, मैं कराऊंगा इसको, मत करना आप इसे, मैं आज ही करा दूंगा, मैं करा दूंगा आपको इसे। आप मत करना, मैं कराऊंगा इसे, ठीक है?
अब देखिए यहाँ से हमने दो चीज पढ़ी, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम और हीट रिलीज बाय द सिस्टम। हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम पॉजिटिव, हीट रिलीज बाय द सिस्टम नेगेटिव। दूसरा हमने क्या पढ़ा, वर्क डन बाय द सिस्टम एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम। अब होगा क्या, मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो अब हम क्या करेंगे, वर्क डन निकालेंगे दो प्रोसेस के लिए। किस किस के लिए, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। तो पहला केस हम किसका लेंगे, एक्सपेंशन का। किसका लेंगे हम लोग, एक्सपेंशन का। दूसरा केस किसका लेंगे हम लोग, कंप्रेशन का। तो पहला केस है हमारा, सिर्फ देखना लिखना मत अभी कुछ भी, वर्क डन इन irreversible isothermal expansion of ideal। अब जिन जिन लोगों को अभी भी डाउट है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में, वो मैं यहाँ पे एक बार दोबारा समझाऊंगा, उनको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए होता क्या है, सिर्फ बोर्ड पे देखना। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, एक लिया हम लोगों ने एक सिलेंडर लिया और उस सिलेंडर में यहाँ पे गैस है आपकी, कोई भी गैस फिल करती है। पिस्टन का ए है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये पिस्टन कैसा है आपका, फ्रिक्शनलेस एंड वेटलेस। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या केस पढ़ रहा हूँ आपका, एक्सपेंशन का केस पढ़ रहा हूँ। अब एक्सपेंशन में डेफिनेटली बात है, ये ऊपर की तरफ जाएगा, कितना लेंथ जाएगा, कितना लेंथ जाएगा ये। ठीक है, अब मुझे यहाँ से इसका वर्क डन निकालना। ठीक है, अब ये वर्क डन मैं कैसे निकालूंगा, तो आओ ये सब आपको देखना है स्टेप बाय स्टेप। अगर ये नहीं समझ में आएगा तो मुझे आप बोलेंगे। ये बात ध्यान रखनी है कि ये केस तभी पॉसिबल है जब आपने पिस्टन कैसा लिया है, वेटलेस एंड फ्रिक्शनलेस। dW is equal to F into D। किसी को इस बात में डाउट है तो मुझे बताइए। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एक्सपेंशन है ऊपर की तरफ जाएगा, डीएल लेंथ से ऊपर की तरफ जाएगा। सबको ये बात समझ में आई। उसके बाद dW आप सबने पढ़ा होगा, प्रेशर इनटू एरिया इनटू डीएल। किसी को डाउट इसके अंदर, कोई डाउट नहीं है, होना चाहिए डाउट। किसी प्रेशर कौन सा है, ये प्रेशर किसका है, गैस का प्रेशर है या एक्सटर्नल प्रेशर है, नहीं एक्सटर्नल। फोर्स कैसा लेते हैं, एक्सटर्नल। तो प्रेशर भी कैसा लोगे आप लोग, एक्सटर्नल। सर पर अगर ऊपर गया तो नीचे का प्रेशर, मैं बिल्कुल समझाऊंगा। ये जो आपका कंफ्यूजन है ये सबको परेशान करेगा। क्या कंफ्यूजन रहेगा, सब ध्यान से देखना। हाँ बोलो। हमने वर्क डन बाय द सिस्टम है, राइट? दोबारा बोलो, क्या बोलो। गैस ने किया हुआ, ये गैस ने किया हुआ वर्क है, राइट? हाँ ठीक है, बोलो। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस होगा नहीं है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस होगा ये। आओ यहाँ पे देखो एक बार, वही बात समझा रहा हूँ मैं कि मैंने यहाँ पे फोर्स एक्सटर्नल क्यों लिया है, वही बात मैं समझा रहा हूँ। आपके पास ये इनिशियल कंडीशन थी P1 एंड V1, कोई डाउट किसी को। ये दूसरी कंडीशन थी आपके पास जो हम लास्ट ले गए, P2 एंड V2। एक बात मुझे बताओ, जब भी आप कहीं क्वेश्चन करते हो वर्क डन निकालने के लिए, तो आप फोर्स एक्सटर्नल देखते हो या इंटरनल देखते हो? हमेशा फोर्स एक्सटर्नल देखते हैं, इंटरनल कभी नहीं देखते। हम लोग कैसा देखते हैं, फोर्स एक्सटर्नल। इसीलिए मैंने यहाँ पे एक्सटर्नल यूज किया। बट फिर भी अगर आपको इस तरीके समझ में नहीं आया तो आप मुझे एक बात बताओ, आपने P1 V1 से P2 V2 चेंज किया, वो सडन चेंज किया, सडन चेंज किया। कैसे चेंज किया आपने, सडन। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका फाइनल जो प्रेशर रहेगा उसको किसके ऊपर होना पड़ेगा, P एक्सटर्नल। आप सोचो, आपने गैस का पिस्टन है यहाँ पे था, अब ये डीएल लाइन से थोड़ा सा ऊपर गया। यार ऊपर जाने के लिए तुम्हें एक कंडीशन, ये आपको यहाँ पे आपको एजम्पशन लेना पड़ेगा
कि जो P एक्सटर्नल है वो उस फाइनल प्रेशर के इक्वल है जिससे पिस्टन ऊपर की तरफ गया है, तभी तो उस पिस्टन को लेके यहाँ पे रोकेगा, बिल्कुल, ताकि वो स्टेशनरी हो जाए। तो आपको P एक्सटर्नल यहाँ पे लेना पड़ेगा उससे। किसका डाउट था PCM सेंटर में, समझ में आया कि नहीं? अभी बोला मैंने बात करें रिपीट कर इन द सिस्टम, नहीं हम वर्क डन ऑन द सिस्टम ले रहे हैं ना? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं ले रहा। मेरी बात ध्यान रखना, जब मैं वर्क डन ऑन द सिस्टम कंप्रेशन की बात करूंगा उसको छोड़ दो, फिर मैं इस ग्राफ को ऐसे नहीं ऐसे पढ़ूंगा। मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। आपने P1 कंडीशन है, सब ध्यान से यहाँ पे देखो मेरा पे। ये आपका P1 V1 है, आपने एक्सपेंशन किया, थोड़ा सा ऊपर गया। अब एक बात मुझे बताओ, अगर जब तक आपको जो P एक्सटर्नल यहाँ से है, सोचना ये मार्कर है, मैं इसको इधर मूव कर रहा हूँ, अगर मुझे यहाँ रोकना है तो मुझे उतना ही फोर्स यहाँ से लगाना पड़ेगा, उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा जितना नीचे से लग रहा है फोर्स। तो जो फाइनल प्रेशर है वो उसके इक्वल नहीं जाएगा P एक्सटर्नल प्रेशर। समझ में आया क्या नहीं है? अच्छा अगर आपको तो स्टेशनरी करना है तो एक्सटर्नल प्रेशर आपको उसके इक्वल लगाना पड़ेगा। एक तरीका तो ये है, और हम लोग फिर इसमें डायरेक्टली बोल देते हैं नहीं कि वर्क डन हमेशा एक्सटर्नल फोर्स पे देखा जाता है। ये तो कांस्टेंट है। हाँ बोलो क्या? सर तो हम एक्सटर्नल को इंटरनल का नेगेटिव ले सकते हैं? मत लेना, बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, बिल्कुल मत लेना। क्यों सर क्योंकि फोर्स पहले तो अपोजिट डायरेक्शन को देख के बोल रहे हो तुम। हाँ अपोजिट डायरेक्शन को देख के बोलो यहाँ से जा रहा है तो ये वाला हो, ये बोल इसलिए बोल रहे हो। नहीं गलत है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट गलत है। एग्जाम में मेंशन करेगा वो एक्शन, ये बोलो। हाँ एक मिनट आता हूँ मैं, अभी इनका डाउट खत्म करके आपके पास आता हूँ। जब आपने यार एक कंडीशन सोच, ये पिस्टन यहाँ था, अब ये ऊपर चला गया, मेरे को पता है यहाँ के बाद यहाँ रोकोगे तो कुछ तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा, उस प्रेशर को उस फाइनल प्रेशर के इक्वल होना पड़ेगा स्टेशनरी में रखने के लिए, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे यूज किया। अब किसका डाउट था पूछो। सर वो गैस से कुछ प्रेशर ऊपर लगेगा और कुछ P एक्सटर्नल ऊपर से पिस्टन पर लग रहा था, बिल्कुल सही और ओवरऑल पिस्टन ऊपर गया तो हाँ। फिर हम P नेट भी देख सकते थे ना, क्योंकि आपने गैसेस का बिल्कुल- प्रेशर तो ज्यादा ही होगा P बिल्कुल- एक्सटर्नल माइनस P नेट। मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया, आप सुनो मेरी बात ध्यान से। इनका कहने का मतलब है कि एक प्रेशर ऊपर से लग रहा है, एक प्रेशर नीचे लग रहा है, बट आप ये भूल गए ये प्रोसेस है इरिवर्सिबल, सडन चेंज हुआ है, मतलब एकदम सडन चेंज, प्रेशर एकदम इंक्रीज किया है, तो इसको स्टेशनरी में लाने के लिए जो फाइनल प्रेशर है मुझे इसके इक्वल लेना पड़ेगा, किसके? फाइनल प्रेशर को एक्सटर्नल प्रेशर के। हाँ आप ये बोलो मुझसे कि जब मैं आपको कराऊंगा रिवर्सिबल, कैसा कराऊंगा मैं आपको? रिवर्सिबल, वहां मुझे इंटरनल देखना पड़ेगा। पूछो क्यों? क्योंकि रिवर्सिबल होता है छोटे छोटे स्टेप में, तो हर छोटे स्टेप में आपको चेक करना पड़ेगा कितना इंटरनल प्रेशर है, कितना एक्सटर्नल प्रेशर है। मेरी बात अब आपको समझ में आई? माइक ऑन करो अपना। यस सर, है ना? थैंक यू। हाँ अभी मैं आपको इसे करवाऊंगा, फिर रिवर्सिबल का कराऊंगा, आप दोनों फिर मुझे डाउट पूछना कंबाइन में। यहाँ तक सबको क्लियर हो गई ये वाली बात? हाँ ये कौन-सा केस है? वर्क डन ऑन द सिस्टम नहीं है। हाँ मैं आता हूँ, अभी आता हूँ नोट में। क्या वर्क डन ऑन द सिस्टम नहीं है। ये तो बाय द एक्सपेंशन, एक्सपेंशन का मतलब ही वर्क डन बाय द सिस्टम। तो ये वो आपका कंफ्यूजन ये नहीं है, आपका कंफ्यूजन ये है कि मैंने ये क्यों लिखा। आप एक्सपेंशन का मतलब है पिस्टन ऊपर जा रहा है, तो इनिशियल कंडीशन ये थी, ठीक है, पिस्टन है, ठीक, P1 V1, अब ये हो गई P2 V2। आप मुझे बताओ इस टाइम गैस का प्रेशर क्या वो डिक्रीज किया ना, तो डिक्रीज हो गया ना, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर कम हो रहा है, तो उसके लिए आपके इस एक्सटर्नल प्रेशर को कम होना पड़ेगा, वो सॉरी इक्वल होना पड़ेगा, तब ये पिस्टन रुकेगा। इंटरनल लोगे तो भी गलत तो नहीं है ना, क्योंकि इंटरनल भी तब जब ये P2, आप समझो मेरी बात। अच्छा एक बात बताओ, मैं अब इसे कंप्रेशन पढ़ रहा हूँ, तो मैं ऐसे चल रहा हूँ, अब बताओ कौन सा होगा एक्सटर्नल प्रेशर? अब आपको ये लेना पड़ेगा जो फाइनल कंडीशन पे आया। ऑब्वियस है, देख के जब आप जो भी फाइनल स्टेज पे जाओगे, चाहे एक्सपेंशन में जाओ चाहे कंप्रेशन में जाओ, अभी देखना आपको जो रिवर्सिबल होगा ना तभी और अच्छे समझ में आएगा, नहीं आएगा फिर दोबारा आऊंगा मैं इस पे, इसको मैं रब नहीं करूंगा, इसको मैं ऐसे रहने दूंगा, यहाँ पे कराऊंगा आपको रिवर्सिबल का, फिर डाउट पूछना मेरे को दोनों में एक साथ, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आप लोग क्या हो जाएगा, P एक्सटर्नल, क्या मैं इसको बोल सकता हूँ इनटू dV? हाँ सर फाइनली P एक्सटर्नल P इंटरनल के बराबर हो रहा है, तो हम लोग फिर इंटरनल क्यों नहीं ले रहे उसे? यार एक्चुअली में होता क्या है कि अगेंस्ट हम लोग एक्सटर्नल प्रेशर के इरिवर्सिबल चेंज कर रहे हैं, आप समझ रहे हो? रीजन ये है कि जब आप एग्जाम, इनका क्वेश्चन ये है कि हम P इंटरनल क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि वो सडन चेंज करके इंटरनल पे जा रहा है, हम फाइनली तो नहीं पहुंचा ना, क्या चीज? फाइनली तो नहीं पहुंचा ना। हाँ कह सकते हो उसको, अगर आप ये मान के चल, देखो ना मैंने ये कंडीशन ली भी तो यहाँ पे P एक्सटर्नल,
मैंने लिया ना उस कंडीशन को, इस कंडीशन का चाहिए तो फिर हाँ? समझ गया। वो एक्सटर्नल कंडीशन ही लिया मैंने इनडायरेक्ट वे में, बट वो एग्जाम पता है कैसे लिखता है? अ गैस अंडरगोज अ इरिवर्सिबल एक्सपेंशन अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। वो ये मेंशन करता है एग्जाम में इस बात को। आप समझ रहे हो? आप हार्डली 5 मिनट्स का वेट करो, आपको ये बात पूरी समझ में आएगी जब मैं रिवर्सल बताऊंगा। ठीक है? हाँ सर वो जो डीएल लिया है आपने, वो लेंथ है या डेरिवेटिव है लेंथ का? ये इतना स्मॉल चेंज हुआ है एक्सप्रेशन में, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ। आप डीएस ले लो चाहे डीएल ले लो, तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, मैं उसको एल का नाम नहीं दे सकता, मैं डीएल का नाम दूंगा उसे। तो आप एरिया और डीएल को कैसे कंबाइन कर सकते हैं? थैंक यू सर। एरिया है A is the area of cross section of piston. सर वो A is the area of cross section of piston. And L DL क्या है? DL displacement है piston का ही। A is the area of cross section of piston. सर तो बट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू वो लेंथ, बट वो एरिया तो वो तो पूरा का हो गया ना। मुझे एक बात बता, पिस्टन पे बर्तन कितना? पिस्टन पे देख रहा हो तुम बर्तन ये वाला? नहीं सर, बट वो पिस्टन का एरिया वुड भी मतलब सो वो एरिया लेकिन कांस्टेंट रहेगा ना। सो फिर उससे एरिया लेंथ तो तो change कांस्टेंट है और लेंथ चेंज करता जा तो तेरा वॉल्यूम भी चेंज करता जाएगा। सर बट पिस्टन का बहुत गंदा डाउट है, सुनो इसको समझा नहीं पाऊंगा मैं तुम्हें ठीक से, क्योंकि तुम मतलब ये वही हो गया 4/2 कैसे है? मतलब सोचिए पिस्टन है, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पिस्टन का है, वो डिसाइड कर रहा है गैस कितना ऊपर जा रहा है। हाँ ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो वॉल्यूम वो डिसाइड करेगा ना। तो थैंक यू यार, तुम समझ गए इसको। सर हाँ हाँ जरूर। सर एक लास्ट बार बताओगे फिर से ओपी एक्सटर्नल कैसे आया? मैं बिल्कुल बताऊंगा, बस 5 मिनट, हाँ बस 5 मिनट्स का वेट कर लो आप, मैं बिल्कुल समझाऊंगा आपको PXL कैसा होता है। रुक जाओगे 5 मिनट? थैंक यू सर। हाँ इसके बाद हम इसकी लिमिट लेते हैं, क्योंकि सडन चेंज है, ये 0 से लेके W तक और ये V1 से लेके आपके V2 तक। तो यहाँ पे आ गया W और यहाँ पे आ गया P एक्सटर्नल, और मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ इसको V2 माइनस V1। किसी को डाउट है इस बात में? कोई डाउट नहीं है ना? हाँ क्या चीज ये मैंने कैसे किया? वो मैं लिखा नहीं विद रेस्पेक्ट टू मी, देख लो नहीं तो मैं इसको भी लिख दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल एक बच्चे ने मुझको ये पूछा कि 23/3 को डिवाइड करके बताओ, उसको वो नहीं आता, उसने वो भी गलत किया है। चलिए देखें, अब आप मुझे बताइए कि अगर V2 इज ग्रेटर देन V1 होगा तो केस किसका होगा? एक्सपेंशन का। किसका केस होगा? एक्सपेंशन का। अब आप मानो V2 ग्रेटर देन V1 आ गया तो W की वैल्यू क्या आ गई? पॉजिटिव। अब साइन कन्वेंशन आपका फेल हो गया। तो इस साइन कन्वेंशन को सही करने के लिए केमिस्ट्री में थोड़ा बेवकूफ बनाते हैं और यहाँ माइनस साइन लगा देते हैं। आप समझ रहे हो ये बात? आप मत पूछना, मैंने पहले ही आपको बात बोली थी कि साइन कन्वेंशन ने बोला वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव होता है, तो उस बात को फॉलो करने के लिए उसने यहाँ पे देखा कि वर्क डन आ गया आपका पॉजिटिव, तो उसने इस बात को सही करने के लिए यहाँ नेगेटिव लगाया ताकि यहाँ भी, इसलिए फिजिक्स में बोला जाता है वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव और केमिस्ट्री में बोला जाता है वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव। तो आप केमिस्ट्री में केमिस्ट्री का ही फॉलो करेंगे, साइन कन्वेंशन है ये। साइन कन्वेंशन को ये एक जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। अब मैं लेके चलूं, असम्पशन है मेरा कि V2 is greater than V1। सर जब V2 बाद का बड़ा होगा तो एक्सपेंशन केस नहीं होगा। ये इनिशियल V1 था, बाद का V2 हो गया। If V2 is greater than V1 तो एक्सपेंशन वॉल्यूम बढ़ गया ना, तो वर्क पॉजिटिव हो गया, तो उसने उसको सही करने के लिए यहाँ माइनस लगा दिया। सर तो साइन कन्वेंशन नहीं चेंज कर वही सकते तो। क्या? यार देखो, ये बड़ी बड़ी अथॉरिटीज के दिए हुए हैं, इसलिए पहले ही बोलता हूँ कि फिजिक्स इज मोर करेक्ट देन केमिस्ट्री एंड थर्मोडायनामिक्स, बट आपको फॉलो यही करना पड़ेगा, यही फैक्ट है भाई, यही करना पड़ेगा, इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। सर हाँ आपने बोला कि अगर साइन प्लस माइनस हो जाए तो 60 120 भी बन सकता है। यहाँ नहीं, यहाँ की बात नहीं करी मैंने। जब उन्होंने क्वेश्चन पूछा वर्क डन का हीट से रिलेशन, इसलिए मैंने उस बारे में कोई बात नहीं करी, मैं बाद में करूँगा जब फर्स्ट और थर्मोडायनामिक्स पढ़ूंगा। यहाँ पे किसी को कोई भी डाउट? हाँ बोलिए। ओपी एक्सटर्नल का माइनस पी करना लिख सकते हैं, तो उससे अपन सॉल्व कर सकते हैं इंटरनली। मेरे को आपकी स्टार्टिंग वाली बात समझ में नहीं आई, आप प्लीज दोबारा बोलोगे?
तो पी एक्सटर्नल को अपन माइनस पी इंटरनल लिख के कर सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल मत लिखना यार, एकदम मत लिखना इसको। बताता हूँ क्यों आपको। देखो यार, मैं बताता हूँ आपको। आपके पास ये ऐसे एक सिलेंडर है, ऊपर के पिस्टन लगा दिया, ठीक है, पिस्टन ये लगे हुए हैं, ठीक है। आपने इनिशियली इसको ऊपर की तरफ लेके गए डीएल डिस्प्लेसमेंट। जब डीएल डिस्प्लेसमेंट आप इसे ऊपर की तरफ लेके गए हो, तो आप खुद सोचो कि जब ऊपर आप यहाँ पे लेके चले गए तो इसका फाइनल प्रेशर होगा, जो भी फाइनल प्रेशर होगा वो अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर तो काम कर रहा है, अगेंस्ट एक्सटर्नल। तो उस फाइनल प्रेशर को उस एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल होना पड़ेगा। तो जब आपका कितना डिस्प्लेसमेंट किया, कितने फोर्स से किया, वो फोर्स आपका एक्सटर्नल होगा, और उस फोर्स से ही आता है प्रेशर एक्सटर्नल। और मैं आपको बताऊं, मैंने आपको इतना समझा भी दिया, बुक तो सीधा कहती है, इतना बोल के छोड़ देती है कि भाई वर्क डन लेके चल रहे हो तो फोर्स आपको एक्सटर्नल लेना ही पड़ेगा। अब इंटरनल कब लेते हैं वो फिर रिवर्सिबल में समझाता है। इस डेरिवेशन में कोई मतलब नहीं, सारे न्यूमेरिकल आपके इससे निकलेंगे, बट फिर भी आपको कंफ्यूज कर रहा है, तो मैंने आपको फिर भी एक्सप्लेनेशन दिया कि भाई वर्क डन के लिए फोर्स हमेशा एक्सटर्नल होता है, और दूसरा जब पिस्टन फाइनल पोजीशन में जाएगा तो उसके फाइनल प्रेशर को एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल होना होगा, क्योंकि उस टाइम पे वर्क डन उस एक्सटर्नल फोर्स से देखा जाएगा, और वो एक्सटर्नल फोर्स कहां से मिलेगा? एक्सटर्नल प्रेशर से। ये मैंने बोला है, ठीक है। और सर हम अभी आप बोलिए। So in the third step, आपने there is a change in volume from V1 to V2. हाँ. So sir, if there is change in volume, there has to be a change in pressure, right? So pressure के लिमिट्स क्यों नहीं लिए? देखिए, मैं बहुत देर से आपको यही सबको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जब वर्क डन लेते हो तो प्रेशर को आपको एक्सटर्नल मानना पड़ता है, किसके लिए? इरिवर्सिबल के लिए। बुक उसको सीधा बोलती है भाई एक्सटर्नल लो, क्योंकि वर्क डन तुम्हारा हमेशा एक्सटर्नल फोर्स पे देखा जाता है। समझ रहे हो मेरी बात? आपके लिए मुश्किलें बढ़ जाती हैं अगर गलती से वो कहता है पिस्टन वेट वाला है और फ्रिक्शन भी दे रहा है साथ, आपकी मुश्किलें बहुत बढ़ जाती हैं उसमें। इसलिए उसने भाई यहाँ पे देखो क्या लिखा है मैंने, आइडियल गैस। यहीं से आपने एजम्पशन लगाना स्टार्ट कर दिया उसको। तो इसीलिए उसने कहा कि जो भी वो वर्क डन कर रहा है अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स कर रहा है, वही फोर्स उसका वर्क डन निकाल रहा है। अब आप एक काम करो, जस्ट अभी मैं इसी के बराबर में रिवर्सिबल का कर रहा हूँ। हमें कॉपी करें अभी की वेट करें। सर मैं पूछ रहा था, था पहले से नोट कर लो। सर हम वर्क डन बाय द सिस्टम निकाल रहे हैं। अभी मैं दोबारा आऊंगा आपके उस डाउट पे एक्सटर्नल प्रेशर पे रिवर्सिबल कराने के बाद। हाँ सर, हम वर्क डन बाय द सिस्टम निकाल रहे हैं ना सर, तो उसमें अगर हमने फोर्स एक्सर्टेड बाय द सिस्टम लिया तो फिर माइनस ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय द सराउंडिंग होगा सर, तो फिर ऐसे करके सही आ जाएगा ना? दोबारा बोलो। सर हम वर्क डन बाय द सिस्टम निकाल रहे हैं तो उसमें हमें यूज तो फोर्स एक्सर्टेड बाय द सिस्टम ही करनी पड़ेगी ना? एक बार मुझे बताओ, ये डिस्प्लेसमेंट किसकी वजह से हो रहा है? सर एक्सपेंशन की वजह से। किसकी वजह से? पिस्टन की वजह से ना। पिस्टन तो कर रहा है डिस्प्लेसमेंट, ऊपर जा रहा है। अब पिस्टन पे वर्क डन कितना लग रहा है? फोर्स डिस्प्लेसमेंट। पिस्टन पे फोर्स कौन सा लग रहा है? इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी, बट अगेंस्ट किसके लग रहा है? एक्सटर्नल प्रेशर के। तो वर्क डन कौन निकालेगा? वो एक्सटर्नल फोर्स तो निकालेगा। और उसके लिए आपको उस पिस्टन को जो ऊपर जा रहा है ना, फाइनल कंडीशन में जब वो पहुंच गया, यहाँ पे पहुंच गया, तो इस कंडीशन पे इक्वल होना पड़ेगा। इसीलिए मैंने इस ग्राफ को समझने की कोशिश करूँ कि यहां तक लाते लाते उसे इक्वल होना पड़ेगा एक्सटर्नल प्रेशर के, तभी वो स्टेशनरी होगा, तभी तुम वर्क डन निकाल पाओगे। अभी एक बार आप यहाँ पे उसका डेरिवेशन भी देखना, किसका? रिवर्सिबल वाले का, तब आपको अच्छा समझ में आएगा। इसे लिख लो, पहले इसको लिखो। सर फिर तो कांस्टेंट होता है ना, तो आइडियल गैस में तो फिर PV2 माइनस PV1 तो फिर 0 हो जाएगा। एक मिनट, क्या बोला मैंने? अच्छा नहीं, मैं समझ गया, ओके। अरे नहीं यार, ऐसे मत करना। इन्होंने बोला कि P1 PV2 PV1, तो P इक्वल तो ना रहा। अब तो P कौन सा है? ये एक्सटर्नल प्रेशर, अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर है ये। ऐसा मत करना गलती से भी नहीं। अभी मैं और समझाऊंगा, रुको इसको। ओके सर। नेगेटिव करने का रीजन क्या है? फोर्स एक्सटर्नल में हम लोग कोई नहीं, साइन कर लेंगे। एक्सटर्नल करेगा। क्या चीज? चेंज इन फोर्स एक्सटर्नल करेगा। पहले भी एक फोर्स होगा, बाद में भी एक फोर्स होगा, मतलब फोर्स को या तो हल्का करे या तो दबा दे। मैं नहीं समझा आपकी बात, दोबारा बोलो। आपने फोर्स एक्सटर्नल लिखा है। हाँ। तो एक्सटर्नल फोर्स जो ऑलरेडी
मैं सुन रहा हूँ आपकी बात, आप बोलते रहो। देखिए पता है क्या, मेरे से गलती हो गई, मुझे पहले ये बोल देना चाहिए था एक्चुअल में कि फोर्स एक्सटर्नल ही लेके चलते हैं। एक्चुअली बताओ होता ही यही है बर्डन के साथ, ये फैक्ट है। और ये अजम्पशन लेके चल रहा है कि भाई अगर आपको बाद में स्टेशनरी रखना है तो आपको स्पाइरल प्रेशर के इक्वल लगना पड़ेगा आपको एक्सटर्नल प्रेशर के, तभी वो स्टेशनरी में जाएगा। और हमेशा फोर्स वर्कन जो देखा जाता है वो अगेंस्ट एक्सटर्नल फोर्स ही देखा जाता है। तो तभी वो स्टेशनरी था पहले। हाँ हाँ, तो तभी भी कोई पर तब फोर्स लग रहा था। तब तो कोई केमिकल रिएक्शन कोई नहीं थी। हाँ, पर तभी पे कोई तो फोर्स लग रहा था ना। तो कौन सा फोर्स? तो वो भी DF हो गया। नहीं, पर उस देखिए, अरे नहीं, फोर्स तो तब लगना स्टार्ट हुआ जब वो DL पे गया। तो पर आपने बोला क्योंकि वो ऐसा है, क्योंकि वो मैंने बोला अभी गैस सिलेंडर है, अभी मैं आप ऐसे ही खड़े हो आराम से, कोई फोर्स नहीं लग रहा। अगर गलती से आपको कुछ करेगा, अब फोर्स लगना स्टार्ट, उससे पहले तो कुछ भी नहीं था। उससे पहले क्या था? कैसे नहीं हो सकता है? दोनों वो क्यों स्टेबल है? तुम लोग क्या करते हो? कैंसिल कर रहे हैं। तुम लोग क्या करते हो? हमारे दिमाग में आता है फिजिक्स वाला, फोर्स वाला, उसकी वजह से तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है। तो फिजिक्स नजरिए से मत देखो, सिर्फ केमिस्ट्री नजरिए से देखो कि इनिशियली कौन सी स्टेज होगी। नहीं, केमिस्ट्री में जब रिएक्शन होती है तब फोर्सेस लगते हैं। वहां तो बैठे बैठे सब कुछ लग जाता है फिजिक्स में, यहाँ नहीं। समझ रहे हो मेरी बात? जो आपने पूछा डाउट गलत नहीं है, डाउट बस ये है कि जिस तरह से आप उसे एज्यूम कर रहे हो वैसे मत लो उसको, वो गलत है। सर बट IUPAC ने वर्क डन को बाय सिस्टम को नेगेटिव क्यों लिया? उससे क्या फायदा हुआ इनको? यार मैं तुम्हें एक्चुअली बता देता हूँ कि फायदा नुकसान तो मुझे नहीं पता, बट वो ऐसा IUPAC कन्वेंशन के अंदर ना, आप इवन अभी नहीं आगे जाके आपने ऑर्गेनिक भी पढ़ी होगी, आपने कोऑर्डिनेशन भी पढ़ेंगे, तो IUPAC के अपने रूल बना रखे हैं उन लोगों ने। साइन कन्वेंशन का मतलब है भाई मन आया ले लिया उसने, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। बेकार में मैं आपको ऐसा बोल दूं कि नहीं उसे माइनस ज्यादा पसंद था, उसे प्लस ज्यादा पसंद था, ऐसा कुछ नहीं है। साइन कन्वेंशन का मतलब है भाई इतना मिला है। और वैसे भी पता है, अगर आप ये, मैंने आपसे ये बात स्टार्टिंग में ही बोली थी, इसमें दिमाग मत लगाना गलती से, ये ऐसा ही है। किसी बुक में भी उठा के ले जाओगे ना, ये ऐसे ही मिलेगा तुम्हें। कुछ नहीं, साइन कन्वेंशन मैंने पहले ही बोल दिया, साइन कन्वेंशन। अगर मुझे आपको इसमें एक मिनट बात नहीं, अगर मुझे आपको इसमें 10 फंडे देने हो तो मैं दे सकता हूँ, ऐसे नहीं वैसे वैसे, कोई मतलब नहीं, कुछ भी मतलब नहीं है। इस माइनस साइन को लगाया गया इस फॉर्मूले में ताकि उनका साइन कन्वेंशन फिट बैठे, बस। हम माइनस ऊपर से लिखना चालू करेंगे, यहीं पे लिख दो आप। कई बुक से यहाँ पे भी लिख देता है, नहीं पर आप यहाँ लिख दो, यहाँ ज्यादा अच्छा पता लग रहा है। देखिए जरा बोर्ड पे ध्यान से देखो। अब आपके सामने कंडीशन ये है, ये केस किसका हो गया? बातें नहीं, रिवर्सिबल, और साथ में क्या हो गया आपका एक्सपेंशन। इसका मतलब क्या है कि आपने इनिशियल कंडीशन जो भी ले लो, जो फाइनल कंडीशन ले लो, T1 V1, बात नहीं, देखिए अब आप ध्यान से इसको देखो, मुझे ये बताइए कि क्या ऐसा नहीं हो रहा है इस रिएक्शन के अंदर? ये हर छोटे छोटे स्टेप में डिपेंड कर रहा है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब आपको हर स्टेप को देखना पड़ेगा। और जब आप हर स्टेप में जाओगे तो आपके लिए जरूरी हो गया है, अब क्या, अब आपके लिए जरूरी है इंटरनल प्रेशर देखना भी और एक्सटर्नल प्रेशर देखना। एक्सपेंशन ही है। मैंने एक बार इरिवर्सिबल का एक्सपेंशन यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे किसका लिख रहा हूँ मैं? रिवर्सिबल का एक्सपेंशन। अब यहाँ पे दो चीज बहुत डिपेंड करेंगी, क्या? एक तो पहला होगा P एक्सटर्नल और दूसरा अंदर से क्या लगेगा आपका? इंटरनल। बहुत ध्यान से इस बात को समझना, ये इम्पोर्टेंट होगा। तो हम वापस में आइडियल गैस ही लेते हैं ना, आइडियल गैस। हम क्यों आइडियल गैस एज ये आपका जो कंडीशन है फ्रिक्शनलेस, ये सब एजम्पशन बेस पे ही है, एजम्पशन बेस पे ही चलेगा ये सब। तो चलो कुछ प्रोपोर्शनैलिटी मिलेगी ना, ये प्रोपोर्शनल इसलिए मिलेगी। अभी आपको यहाँ समझाऊंगा मैं इस बात को कि क्यों मैंने ऐसा लिया। अगर ना लेता, आइडियल गैस ना लेता तो मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है समझाऊंगा। वो फिर आपको बड़ी रियल गैस इक्वेशन से करना पड़ता है आपको। आओ सब बोर्ड पे देखो यहाँ पे। अब आपके पास तीन कंडीशन है, जैसा कि मुझे आप लोगों ने बताया कि भाई P एक्सटर्नल, अभी डाउट पूछा था किसी ने मुझसे कि एक्सटर्नल इंटरनल से ज्यादा होगा, तो तीन कंडीशन ये होगी कि P एक्सटर्नल इज इक्वल टू P इंटरनल प्लस dP।
P external is equal to P internal minus dP. dP वो चेंज है, मतलब एक कंडीशन है P external is greater than P internal और लास्ट कंडीशन होगी P external is equal to P internal. आप ध्यान से लगाइए, इस केस में मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि P external, इस वाले केस में P external is greater than P internal. कोई डाउट? इस केस में मैं बोलूंगा P external is less than P internal. आप खुद सोचो, ऊपर वाले केस में जब P external आपका ज्यादा है P internal से, तो ये किसका केस है? ऊपर से एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा लग रहा है, तो ये वाला केस किसका हो गया आपका? कंप्रेशन का। आया समझ? अब आप देखिए, इंटरनल प्रेशर ज्यादा हो गया, तो अब ये किसका केस हो गया आपका? एक्सपेंशन। किसी को डाउट इसके अंदर? और ये तो कुछ है ही नहीं, हिलेगा ही नहीं वहां से अपनी पोजीशन से। समझ में आया? तो मेन केस कौन से हो गए? ये दोनों केस। अब आप फिर मुझसे डाउट पूछे, क्यों आप यहाँ पे इंटरनल पे इतना ध्यान दे रहे हो? देना पड़ेगा मुझे, क्योंकि कैसा प्रोसेस है? रिवर्सिबल। हर स्टेप पे मुझे देखना पड़ेगा वो इक्विलिब्रियम पे है या नहीं है। अभी किसी को इस बात में डाउट है? किसी को? सर ये जैसे P इंटरनल से ऊपर जाता है, वो भी P इंटरनल से भी ऊपर। हाँ वही तो। नहीं समझ, दोबारा बोलो। उसमें वो P इंटरनल का P क्यों नहीं है? यहाँ पे। हाँ बोलिए। हाँ समझाता हूँ अभी। आपने यहाँ थोड़ी ना प्रूव किया कि रिवर्सिबल है। क्या बात कर रहे हो? अरे कैसे? ये देखो ना, एक बारी में सडन चेंज, सडनली चेंज एकदम। यहाँ मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे तो भाई देखो, पीछे सुनो ध्यान से। इरिवर्सिबल का मतलब है V से 2V, सीधा V से 2V। रिवर्सिबल में ये मान के चल रहा हूँ छोटे छोटे स्टेप्स में कर रहा, मैं 2V रहा हूँ पर हर छोटे छोटे स्टेप्स में कर रहा हूँ। और सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है? सुनो मेरी बात, सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है? वो डेरिवेशन की बात पता लगता है जब मैं दिखाऊंगा वर्क डन साइक्लिक के लिए 0 होता है। वो वर्क डन जो होता है नेट वर्क डन 0 होता है किसके? रिवर्सिबल के लिए। इरिवर्सिबल नॉट इक्वल टू 0। हम दो स्टेट से स्टार्ट हर एक मूवमेंट पे इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर सेम होना चाहिए। देखिए मैं उसका जवाब देता हूँ। वो एक्सटर्नल इंटरनल प्रेशर नहीं, इक्विलिब्रियम पे लाने के लिए, इक्विलिब्रियम पे लाने के लिए आपको सेम करना है। आप एक बहुत छोटी सी बात मेरी समझिए, चाहे रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो, कोई भी चीज अगर कहीं जा रही है वापस तो अपनी जगह पे ही आएगी। अगर मैंने आपसे कहा भाई ये पिस्टन ऐसे ऊपर गया और फिर नीचे आया, दोनों में आएगा, रिवर्सल में भी आएगा इरिवर्सल में भी आएगा। बस फर्क इतना है दोनों की स्टेजेस का कि इरिवर्सिबल पे बस एक बार अगर ऊपर गया ना तो भाई अब वापस आने के लिए थोड़ी प्रॉब्लम है। मतलब इनिशियल फाइनल से इनिशियल चला गया, बट आपको उसे वहां से यहां लाने में प्रॉब्लम होगी, बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ेगा आपको। और अगर आपने कहीं रिवर्सिबल में यहां से यहां पहुंचाया तो आपको हर स्टेप में उसमें उतना ही करना पड़ेगा जितना आपने जाते वक्त किया था। इसलिए नेट वर्क डन 0 होता है किसके? रिवर्सिबल के लिए। ये पिस्टन यहां से यहां चला गया, ठीक है? उसको दबाने के लिए क्यों हमको ज्यादा फोर्स? क्योंकि रिवर्सिबल, बताता हूं मैं, रिवर्सिबल देखिए पहले आप डेफिनेशन समझो क्या होती है। इरिवर्सिबल सडन चेंज किया, मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया, वाटरफॉल नीचे गिर रहा है, ठीक है, गिरा नीचे वाटरफॉल। अब आप मुझे बताओ वाटरफॉल को नीचे गिरने में, अब मैंने आपसे कहा सेम उसका फ्लो वापस करके बताओ जरा मुझे, तो आपको बहुत परेशानी होगी वो करने में, मतलब रिवर्स लाने में। इन टर्म्स ऑफ साइक्लिक प्रोसेस में बोल रहा हूं मैं। सर क्यूब की ग्रेविटी है ना, अगर ग्रेविटी नहीं हो तो या फिर फिर सारे बीच में नहीं, ग्रेविटी की बात अगर तुम चलो ग्रेविटी भी ले लो आपने जो बोला कि ऊपर करके नीचे सर, और आपने दूसरा जो एग्जांपल दिया उसमें वाटरफॉल को मतलब नीचे जा रहा है उसको, एक जस्ट एक एग्जांपल है, एक जस्ट एक एग्जांपल है समझाने के लिए कि अगर तुमने रिवर्सिबल लो चाहे इरिवर्सिबल लो, आप एक बार ए से बी पे गए, बी से ए पे आए, सुन लो ध्यान से, ए से बी पे गए और बी से ए पे आए, तो ए से लेके बी पे गए, बी से लेके ए पे आए। अगर मैं बात करता हूँ रिवर्सिबल की तो नेट वर्क डन 0, नेट वर्क डन 0, पर इरिवर्सिबल में ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? पूरा प्रूव करूंगा इस बात को यहाँ पे दिखा के। क्योंकि आप ऐसा बोल रहे हो ए से बी वो आसानी से जाता है, पर अभी मैं आपको मैथमेटिकली प्रूफ करके देता हूँ।
यहाँ डिस्कशन करने का कोई फायदा नहीं होगा, आपको ना समझ में आएगा। प्रूव करके देता हूँ मैं आपको ये वाली बात। अब आपका प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि एक्सटर्नल इंटरनल क्यों लिया, तो उसका रीजन समझ लो। आप हर स्टेप में रिएक्शन को देख रहे हो, हर स्टेप में प्रेशर वॉल्यूम का चेंज आ रहा है। तो मैंने सेम वहां से इक्वेशन उठाई, dW P एक्सटर्नल इनटू dV। किसी को डाउट? पर क्योंकि ये स्टेप आपका कैसा है, स्लोप, तो आपको देखना पड़ेगा किसको। पहले बताओ ये केस किसका है, एक्सपेंशन का। एक्सपेंशन की इक्वेशन क्या है, P इंटरनल माइनस dP। वो छोटा सा चेंज देख रहे हो आप, बहुत छोटा सा चेंज है, माइनर सा चेंज आता है। उसके बाद P इंटरनल इंटू dV माइनस dP इंटू dV। अब ये dP बाय dV, dP इंटू dV कैसा है, बहुत स्मॉल चेंज है। कैसा चेंज है, बहुत स्मॉल, इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। अब लगाओ कोई डाउट? सर वो x dV क्या है? मल्टीप्लाई। nRT बाय V इंटू dV। कोई डाउट किसी को? अब ये P इंटरनल किसका हो गया, उस गैस का, nRT बाय V। अब यहाँ पे कर दूं? एक्चुअली इसको मैं रब करना नहीं चाहता हूँ इसको। उसके बाद जब आप इसे खोलोगे ये हो जाएगा W और ये हो जाएगा nRT बाय। सर हाँ बोलो। सर राइट साइड के सेकंड लास्ट स्टेप से हम रिपीट कर सकते हैं? मैंने कुछ नहीं किया, माइक ऑफ कर दो एक बार। मैंने dV का मल्टीप्लाई किया अंदर दोनों से, और मल्टीप्लाई करने का मुझे ये मिला, मल्टीप्लाई कर दिया। अब dP बाय dV, dP इंटू dV की वैल्यू बहुत छोटी है, तो नेगलेक्ट कर दिया उसे। क्या कर दिया, नेगलेक्ट। अब बची ये वैल्यू, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, नेगलेक्ट dP इंटू dV। आया आपको समझ में? और P इंटरनल किसके इक्वल है, आया आपको समझ में? जी सर, थैंक यू। P इंटरनल nRT बाय V इंटू dV। अब ये तो सबको आता होगा, इसे करना कन्वर्ट, nRT ln V2 बाय V1। ये पढ़ा है आप लोगों ने? ln पढ़ा है सबने? अब जब ln को हम लोग कन्वर्ट करते हैं किस में, ये होता है log E के बेस पे, और log 10 के बेस पे कन्वर्ट करना आता है आप लोगों को? 2.303 nRT log V2 बाय। देखिए किसी भी सेंटर में सबको दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्या लिखा है मैंने? अभी नजर आ रहा है सबको? तो ये देखो, पता है क्या होता है, दो होते हैं, एक होता है log E के बेस पे और एक होता है log 10 के बेस पे। तो जो log E के बेस पे होता है उसको हम ln बोलते हैं। तो log E से log 10 में जब कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं 2.303 से। ये ध्यान रखना हमेशा, ये लर्न करना है, ये मैथमेटिकल है, मतलब ऐसा होता है। क्यों होता है छोड़ो, ये बात सबको समझ में आ गई? किसी भी सेंटर में, किसी भी स्टेप में कोई डाउट है, पूछिए हमसे। सर हाँ सर पहले स्टेप में प्रेशर वर्क डन इक्वल टू प्रेशर इनटू वॉल्यूम क्यों लिया? देखिए माइक ऑफ कर दो, मैं समझाता हूँ, मैं माइक ऑफ कर समझाता हूँ। मैं इस डेरिवेशन को आपको एक बार फिर बता रहा हूँ, दोनों का कंपैरिजन करके। उससे पहले आप ध्यान दो, यहाँ पे आपका डाउट आ जाएगा, यहाँ पे आपका डाउट है, यहाँ डाउट है आपको। इसके बाद आप देखो V2 इज ग्रेटर देन V1, सब ध्यान से देखना। V2 इज ग्रेटर देन V1 किसका केस होगा? ये आपका एक्सपेंशन का केस होगा। अब एक बात देखो, फिर वर्क डन कैसा आ गया? पॉजिटिव। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे? माइनस।
क्या करेंगे यहाँ पे? माइनस, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। अब मैं आपको फिर दोबारा समझा रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना, अभी लिखना मत इसको। देखो यार, आपके दिमाग में दो ही डाउट है, एक है रिवर्सिबल और एक होता है इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल रिवर्सिबल में क्या डिफरेंस है कि इरिवर्सिबल सडनली हो गया, रिवर्सिबल सडनली नहीं होता। रिवर्सिबल एक हाइपोथेटिकल डेफिनेशन है कि मैं किसी भी स्टेप, किसी भी एक रिएक्शन को बाय स्टेप देख रहा हूँ, एक छोटे छोटे स्टेप में देख रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल सोचो मैं भी यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, अब मैं फटाफट से यहाँ पे आ गया, ये सडन चेंज है, सडन चेंज है। अब मैं इसके बाद यहाँ से ये स्लोली स्लोली, एकदम स्लोली स्लोली मैं आगे बढ़ रहा हूँ, बिल्कुल स्लोली स्लोली एकदम। ये क्या हो रहा है आपका? रिवर्सिबल। छोटे छोटे स्टेप से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब मुझे अपने इतने छोटे स्टेप आगे बढ़ाने हैं कि मैं वापस भी आ सकूं, वापस ही मैं इक्विलिब्रियम मेंटेन रहूं, मतलब ये एकदम स्लोली, बहुत स्लोली स्लोली मैं आगे जा रहा हूं। अरे नारायण को हंसो मत, समझो इसे। तो आप लोगों को स्लोली स्लोली स्टेप, बट है क्या, चाहे रिवर्सिबल हो चाहे रिवर्सिबल, मैं एक बार आगे चला गया, चाहे रिवर्सिबल से चाहे रिवर्सिबल से, लौट के मैं वापस पीछे ही आऊंगा। आ रहा है समझ में? पर वो ये कहता है कि रिवर्सिबल में एक बार आप आगे गए, एक बार आप पीछे आए, नेट वर्क डन जीरो, नेट वर्क डन जीरो साइक्लिक के लिए। पर अगर आप इरिवर्सिबल में एक बार आगे गए, सेम वर्क डन लगा, बट वापस जाने में सेम नहीं लगेगा, अब थोड़ा ज्यादा लगेगा। सर ऐसा क्यों होता है? मतलब समझा? ज्यादा कम वो छोड़ो, सेम नहीं लगेगा। हाँ, ज्यादा कम को छोड़ दो, आगे जाना पीछे आना वाला चीज है, पर इरिवर्सिबल में जितना आगे जाकर लगेगा उतना वापस आने में सेम नहीं लगेगा। हाँ सर, ऐसा क्यों? वो मैं प्रूव करूंगा, उसको छोड़ो। बस वो आप ये समझो, इरिवर्सिबल रिवर्सिबल समझ में आया कि नहीं आया? अब दूसरी प्रॉब्लम है आपकी, ये एक्सटर्नल प्रेशर, जिसमें आपको प्रॉब्लम हुई है। एक बात सोचो, मैं सीधा ये यहाँ पे आ गया, तो अब मुझे बीच का कोई चेंज देखने की जरूरत नहीं है। मेरे कौन चेंज देखना है? जो मेरा फाइनल वाला चेंज है। मैं किसके अगेंस्ट आया हूँ? उस एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट, इसलिए मैंने यहाँ पे लिया है, क्योंकि मेरा जो फोर्स होगा, किसके अगेंस्ट में आगे जा रहा हूँ, वो मेरा देखा जाएगा, फोर्स एक्सटर्नल। सर तो इसमें वो इंटरनल, इसमें इंटरनल इसलिए लिया, वही 10 kg का रखा, 1 kg का हटाया, हर अब आपने, मैं कह रहा हूँ 1 kg का भी छोड़ो, आपने 10 ग्राम का रख दिया, हटाया एक को, फिर दोबारा आपने रखा। मतलब छोटे छोटे स्टेप में क्या आपको मैटर नहीं करेगा इंटरनल प्रेशर, कि एक स्टेप में कितना इंटरनल रहा होगा, एक में कितना एक्सटर्नल रहा होगा। जब आप किसी भी रिएक्शन को छोटे छोटे स्टेप्स में देख रहे हो, तो उस बात को समझ लो या लर्न कर लो कि इंटरनल प्रेशर बिल्कुल कंसिडर किया जाए, वो भी कौन सा? हर स्टेप का। सर तो बट यहाँ पे ही मैंने किया इंटरनल प्रेशर, पर कौन सा? फाइनल। मैंने भी यहाँ पे, हाँ मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है, बट फाइनल प्रेशर इंटरनल, जो फाइनल प्रेशर होगा इंटरनल, वही एक्सटर्नल प्रेशर होगा। आप मेरी बात समझ गए? इक्वल हो जाएगा, तो हमें फोर्स को हम लोग नेगेटिव कर सकते, तो खुद से साइन कन्वेंशन भी करना। देखिए, हाँ, तो जो बात आपने बोली है ना, ये फिजिक्स में ऐसी डेरिवेशन से बताते हैं। जो आपने बोले ना फोर्स अपने, जैसे अगर मैं फिजिक्स में होता, मैं करवाता FD cos थीटा, अच्छा, फिर मैं वहां पे पाई क्यू रखता। तो अगर मैं इसको फिजिक्स के अकॉर्डिंग देखूं तो केमिस्ट्री भी ठीक है, पर फिजिक्स इसको मैथमेटिकली डेराइव कराती है प्रॉपर तरह से, पर केमिस्ट्री में आपको इसको ऐसे ही पढ़ना है बिल्कुल एकदम, कि भाई साइन कन्वेंशन है। आप मेरी बात समझ गए? क्लियर हो गई सबको? अभी भी किसका डाउट है दोबारा पूछो। अब तो समझ में आ जाना चाहिए सबको। सर, हाँ बोलिए। सर वर्क डन प्रेशर इनटू वॉल्यूम क्यों है? यार वो इस वजह से, देखो ये देखो, आया समझ में? सर, हाँ बोलिए। sir, can you explain that derivation again? That reversible. ओके, कहाँ समझाऊं? सारा ही समझाऊं या कहाँ से? आप एक काम करो, जल्दी से पहले इसको, हाँ पूरा समझाता हूँ। पहले बोर्ड पे जो लिखा है उसको लिख लो फटाफट जल्दी से, नहीं तो छूट जाएगा आपका। इसे पहले लिख लो, फिर समझाता हूँ। क्लास में सबको समझ में आया डेरिवेशन कैसे करना है इसको? पता है, इसे कोई पूछेगा नहीं, वो सीधा इस पे क्वेश्चन पूछता है, बट ये को बताया इसलिए कि आप समझ जाओ कि रिवर्सिबल इरिवर्सिबल एक्चुअली है क्या। सर वो दोनों फॉर्मूला का डायरेक्ट एप्लीकेशंस होता है? बिल्कुल डायरेक्ट एप्लीकेशन कोई। हाँ बोलिए। सर, ये डेरिवेशन हम कैसे कंक्लूड करेंगे? वो पहले वाला क्वेश्चन साइक्लिक, वो सर्कल एंड स्क्वायर वाला। देखिए, जो मैंने आपको क्वेश्चन, हाँ मैं बताऊंगा आपको, मैं करवाऊंगा उसको, आप मेरे पे छोड़ दीजिए उसको, आप बस नोट कीजिए पहले से। ओके।
सर हाँ बोलिए। अगर पी एक्सटर्नल पी इंटरनल से बड़ा रहा तो अगर पी एक्सटर्नल पी इंटरनल से बड़ा रहा तो मैंने ये केस करवाया एक्सपेंशन का, अब वो केस हो जाएगा कंप्रेशन का। तो मैंने अभी सिर्फ डिस्कस कराया आपको एक्सपेंशन, बाद में कराएंगे आपको कंप्रेशन। अभी फिलहाल आप इसे नोट करो, फिर आपसे क्वेश्चन पूछूंगा सबसे एक एक। सर हाँ बोलो। सर अब रिवर्सिबल के ग्राफ नीचे से ऊपर पढ़ते हैं ना? नहीं 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 नहीं, आप ये देखो, ये एक्सपेंशन है ना, तो ग्राफ आपको ये ऐसे ही पढ़ना होगा, ऐसे ही पढ़ना होगा। बस देखिए, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल में सिर्फ डिफरेंस इस चीज का है भाई। इरिवर्सिबल सडन और रिवर्सिबल छोटे छोटे स्टेप में। सर वो हाँ, कंप्रेशन में उल्टा पढ़ोगे, कंप्रेशन में उल्टा पढ़ोगे। अरे वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, कंप्रेशन में कम हो रहा है वॉल्यूम। सर वो इंटीग्रेट कर dv by v को सो ln v2 by v कैसे आएगा? 1/v का इंटीग्रल log v होता है। हाँ। वो एक्चुअली log नहीं होता, ln v होता है। ये ln v2/v1 हो गया, पता है? ln v2 minus v1। हाँ। ये ln v2 minus v1 को लिखा है ln v2/v2 का अंदर है। और सर वो 2.303 कैसे आया? यार ln होता है log e के बेस पे और log होता है 10 के बेस पे। हाँ, आता हूँ अभी। तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ। कन्वर्ट करोगे 2 पर, ये लर्न करना है 2.30 मैथमेटिकल है बेसिकली। हाँ, क्या डाउट था बोलो। हाँ सर, वो रिवर्सिबल के रिएक्शन में सर वो P2 V2 से P1 V1 पे जाएगा ना? P1 V1 से P2 V2 पे जाएगा। नहीं सर, P2 V2 से P1 V1 पे। यार एक बात बताओ, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? एक्सपेंशन मतलब वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, मतलब P1 V1 से। ये तो मैंने सिर्फ आपको बताई है कंडीशन, जबकि इसका रोल नहीं है, क्योंकि आप इसे किस पे निकाल लो, छोटे उस पे। तो आप एक्सपेंशन कर रहे हो ना। सर हाँ बोलो। ये जो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल का डिफरेंशिएशन है खाली थर्मोडायनामिक्स में अप्लाई होता है? देखिए, हाँ, अगर आप केमिकल थर्मोडायनामिक्स से पढ़ते हो तो हमारे लिए सिर्फ इतना काफी है कि भाई स्लो और फास्ट। आप जब केमिकल इक्विलिब्रियम में आओगे तब वो कहानी थोड़ी सी अलग हो जाएगी, उसकी एक अलग डेफिनेशन पढ़ेंगे हम। रिवर्सिबल बात सेम है, क्योंकि थर्मोडायनामिक्स में हम पढ़ना चाहते हैं रिवर्सिबल का हीट एक्सचेंज, केमिकल इक्विलिब्रियम में हम पढ़ना चाहते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का रेशियो। दोनों में बहुत डिफरेंट चीज है। देखिए P internal minus dp वहाँ पे P external के लिए वहाँ हमने इसलिए नहीं लिया यार, क्योंकि ये सडन चेंज एकदम सडन चेंज हो गया। पर जब आप छोटे छोटे स्टेप्स में करो तब मैटर करेगा कि कितने प्रेशर पे गया, कितने पे नहीं गया, इंटरनल कितना था, एक्सटर्नल कितना था। ये बात लॉजिकली एक बार खुद सोचो, मैं रिवर्सिबल जहाँ मैं आगे रहा हूँ फिर पीछे आ रहा हूँ, पर जब मैं छोटे छोटे स्टेप्स पे जा रहा हूँ तब रिवर्सिबल है, एक ही बारी में जा रहा हूँ सडनली। तो बस एक नेक्स्ट क्लास में आपको ग्राफ वाला क्वेश्चन कराऊंगा मैं, ठीक है, और आपको आगे डेरिवेशन कराऊंगा। मेरा क्वेश्चन आपसे बस एक लास्ट क्वेश्चन है कि आपने एक्सपेंशन एक बार तो किया रिवर्सिबली, एक बार किया इरिवर्सिबली, ज्यादा वर्क डन किस में लगेगा? ज्यादा वर्क डन किस में लगेगा एक्सपेंशन करने? मैंने साइक्लिक की बात नहीं करी, मैंने सिर्फ एक्सपेंशन की बात करी है रिवर्सिबल में, क्योंकि वो कैसा प्रोसेस है, स्लो। तो फॉर एक्सपेंशन रिवर्सिबल के लिए वर्क डन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इरिवर्सिबल। देखिए कुछ ऐसी चीजें, एक दो चीजें और है जो नेक्स्ट क्लास में आपसे डिस्कस करेंगे। आज घर पे जाके इसका डेरिवेशन करना, रिवाइज करना और नेक्स्ट क्लास में डाउट पूछना। आज तक इतना ही, ठीक है, थैंक यू। वो ग्राफ वाला क्वेश्चन आप मत करना, मैं कराऊंगा वो आपको, ठीक है।